गैजेट 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और आप देख रहे हैं टेक आपकी जुबान में। अब ये जो शो है ये आपके लिए बनता है। यहाँ पर हम चर्चा ऐसे विषयों की करते हैं जिसके बारे में आप पूछते हैं हमको कमेंट सेक्शन वगैरह में, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें मिलता है मौका आपसे डायरेक्टली बात करने का। नॉर्मल वीडियोस में भी आप कमेंट करते हैं, सारे कमेंट्स तो पढ़ता जरूर हूँ लेकिन रिप्लाई करने का समय नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये वाले शो में हम आपसे डायरेक्टली बात कर ले। और अब तक जो रिस्पॉन्स मिलता रहा है वो काफ़ी अच्छा है। इसी तरह आप रिस्पॉन्स देते रहे तो हमारे नए एपिसोड्स बनते रहेंगे। तो प्लीज़ मेरी आपसे विनती है कि इस पर कॉमेंट करके आप बताइए आपको अगले एपिसोड्स में क्या देखना है। अगर ये शो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और फिर चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब अगला एपिसोड आए टेक आपकी जुबान में का। हर शनिवार को 1 बजे लाइव होता है ये एपिसोड। अब ये रही बात टेक आपकी जुबान के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं आज के विषय के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं आईपैड के बारे में। अभी काफ़ी समय से बहुत लोग मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि मुझे एक नया लैपटॉप लेना है लेकिन 30,000 रुपये का मेरा बजट है, तो मैं क्या करूं, कौन सा लैपटॉप लूं। जो मार्केट में दिख रहे हैं वो सारे विकल्प उतने अच्छे नहीं हैं, मुझे और अच्छे स्पेक्स चाहिए, यहाँ पर मैं क्या करूं। और मैं काफ़ी लोगों से एक ही सवाल पूछता हूँ कि आपका यूज़ केस क्या है। 90% लोग मुझे बोलते हैं मुझे इंटरनेट यूज़ करना है, मतलब बेसिकली ब्राउजिंग करनी है, इंटरनेट सर्फ करना है, थोड़े बहुत डाउनलोड्स कर लिए तो ठीक है, और उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा मशीन लूँ जिसमें थोड़ी बहुत मैं गेमिंग भी कर सकूँ। मैंने कहा भाई देखो, अभी आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें अंडर 30,000 आपको कंप्यूटर ऐसा मिल जाएगा जो आज की डेट में थोड़ी बहुत चीज़ें कर लेगा, लेकिन 2-3 साल के बाद में आप बोलोगे कि नहीं कंप्यूटर बहुत स्लो हो गया है, लैग कर रहा है, हैंग हो रहा है, क्या करूं मैं। फिर आप वही स्क्वायर वन पे आ जाएंगे कि नया लेना चाहिए कि नहीं। उससे अच्छा मैं कहता हूं सबको कि बेसिक यूजेज है अगर आपका तो आप आईपैड ले लीजिए, वो काफ़ी अच्छा विकल्प है। अब आईपैड के साथ में ऐसा नहीं है कि बस आईपैड खरीद लिया तो हो गया काम, अचानक से लैपटॉप को फेंक दो, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। आईपैड के साथ में आपको एक्सेसरीज तो लेने पड़ेंगे। अभी एप्पल के ऑफिशियल एक्सेसरीज अगर आप खरीदेंगे तो फिर बहुत महंगा पड़ जाएगा वो, लेकिन आप खरीद सकते हैं एक सस्ता ब्लूटूथ कीबोर्ड जिसमें डोंगल नहीं लगता है और एक सस्ता ब्लूटूथ माउस जिसमें भी डोंगल नहीं लगता है। तो आप 5,000 का बजट रखिए आईपैड के साथ में, तो फिर आपको मिल जाएगा एक ऐसा मशीन जो बेसिक टास्क सारे कर देगा, जिसमें प्रोसेसर इतना ताकतवर है आज की डेट में कि वो जितने लो एंड लैपटॉप से सबसे आगे निकल चुका है एप्पल का खुद का प्रोसेसर। और साथ में आपको मिलता है एक ऐसा डिवाइस जिसमें डिस्प्ले भी बढ़िया है, मूवीज़ वगैरह देखने के लिए आप उसे निकाल कर लेकर जा सकते हैं कहीं पर भी, और जिसकी बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी है। मैंने आईपैड यूज़ किया है काफ़ी दिनों से, मैं आपको बता रहा हूँ 9 से 10 घंटे उसकी बैटरी लाइफ आसानी से चल जाती है, जो बहुत ही बढ़िया बैटरी लाइफ देता है। और उसका पोर्टेबिलिटी फैक्टर भी देखिए, आईपैड का खुद का जो वजन है वो मैक्स टू मैक्स होगा 600 ग्राम के आसपास। मैं बोल रहा हूँ सबसे भारी आईपैड विद एक्सेसरीज वगैरह जो है उस यूज़ केस में। लेकिन नॉर्मली आप देख लीजिए आईपैड का वजन ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। बिना एक्सेसरी के आप उसको कैरी करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि बैग में आपने रखा है। काफ़ी पोर्टेबल है वो इस तरह से। और आजकल तो माउस का सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा हो गया, उसमें एक अजीब सा पॉइंटर आता है, उसमें एक सर्कुलर वाला, आप एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में जाकर उसे इनेबल कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो डिवाइस है चलता अच्छा है माउस पॉइंटर के साथ में भी। कीबोर्ड भी आप कनेक्ट कर लेंगे उससे बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट्स वगैरह चल जाते हैं आज की डेट में। जैसे आप विंडोज़ में यूज़ करते होंगे ऑल्ट टैब का शॉर्टकट अलग अलग ऐप्स के बीच में स्विच करने के लिए, इसमें कमांड टैब का शॉर्टकट चल जाता है कीबोर्ड में। तो इसी तरह बहुत सारे अच्छे शॉर्टकट्स है, बहुत ऐप्स आजकल कीबोर्ड को भी सपोर्ट करने लग गए बहुत ही अच्छे से। इसीलिए मैं कहूँगा कि बहुत लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। अभी आईपैड में आप गेमिंग वगैरह भी कर लेंगे काफ़ी अच्छे से, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आपको गेमिंग अच्छे से करनी है तो आपको कीबोर्ड के साथ में गेमिंग नहीं करने मिलेगा यहाँ पे ज़्यादा। कीबोर्ड माउस का सपोर्ट इतना अच्छा नहीं होगा गेमिंग के लिए। आप या तो टच स्क्रीन से कर सकते हैं, नहीं तो अलग से एक गेमिंग कंट्रोलर खरीद सकते हैं। आजकल आईपैड के साथ में प्ले स्टेशन के कंट्रोलर, एक्सबॉक्स के कंट्रोलर सारे भी चलने लग गए हैं। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे कंट्रोलर्स आते हैं स्पेसिफिकली आईपैड के बने हुए, आईपैड और आईफोन के लिए बने हुए, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये तो रही बात गेमिंग की। लेकिन अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्रोडक्टिविटी यूज केस में क्या करूं मैं, मतलब क्या लेना चाहिए उसके लिए। अब आप प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन के हिसाब से देखिए। अगर आपके हिसाब से प्रोडक्टिविटी यानी कि आप चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह यूज़ कर लें, सारे टूल्स उपलब्ध हैं आईपैड पे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। MS वर्ड, एक्सेल वगैरह सब हैं उसमें। उसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा और एडवांस प्रोडक्टिविटी की बात की जाए, मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मुझे कोडिंग करनी है आईपैड पे, तो यहाँ पर देखिए अभी टूल्स उपलब्ध हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि सबके लिए सही रहेगा ये। अगर लेकिन आप सोच रहे हैं कि 30,000 के विंडोज़ लैपटॉप पे मैं कोडिंग करूं या आईपैड पे करूं, आईपैड पे अभी मैं कहूंगा कि टूल्स तो हैं वैसे कुछ कुछ जो आपको कोड करने देते हैं, लेकिन विंडोज़ में जितने एडवांस टूल्स मिल सकते हैं आपको उतने एडवांस यहाँ पर नहीं मिलेंगे। फिर स्पेसिफिक यूज केसेस होते हैं, जैसे कुछ लोगों के लिए कुछ ऐप्स चाहिए होते हैं जो iOS पे उपलब्ध नहीं है, तो उन लोगों के लिए फिर से ये आईपैड नहीं होगा। फिर आप सोच रहे होंगे कि चलो मुझे वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है इसमें, मैं ऑडियो इंजीनियर हूँ, मुझे साउंड एडिटिंग करनी है इसमें, तो इसके लिए क्या उपाय है। तो यहाँ पर अभी
जो iPad पे कैपेबिलिटी है एडिटिंग की वो पूरी तरह से है, आप कर तो सकते हैं, लेकिन आपको नए टूल्स की तरफ जाना पड़ेगा। Adobe का स्वीट जो है वो पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। फोटोशॉप जो है iPad पे उतना अच्छा नहीं है जितना डेस्कटॉप पे आपको मिलता है फॉर एग्जांपल। और उसके अलावा आप यहाँ पे देख लीजिए जो प्रीमियर प्रो टूल होता है Adobe का, वो यहाँ पर नहीं है iPad पे। उसी तरह से आप चाहेंगे ऑडिशन Adobe का, वो भी यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। तो एप्पल के खुद के कुछ टूल्स है, गैराज बैंड जैसे, जो आपको कुछ लेवल तक ऑडियो एडिटिंग करने देंगे। iMovie भी उपलब्ध है थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग करने के लिए। उसी तरह थर्ड पार्टी ऐप्स भी काफ़ी सारे अच्छे वाले आ चुके हैं आज के डेट में। जैसे अगर आपको फोटोशॉप का ऑल्टरनेटिव चाहिए तो अफिनिटी का एक आता है ऐप, अफिनिटी करके, अफिनिटी फोटो, तो वो वाला बहुत ही बढ़िया ऐप है। उसी तरह से आपको अफिनिटी डिज़ाइनर भी मिल जाएगा थोड़ी बहुत अगर आपको डिज़ाइनिंग करनी है तो। साथ में आप देख सकते हैं कि वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए भी आपको काफ़ी अच्छे टूल्स यहाँ पर मिलेंगे ज़रूर। ऑडियो के लिए, पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए भी एक फेराइट स्टूडियो नाम का एक ऐप आता है, और वीडियो एडिटिंग के लिए भी आप देख सकते हैं बहुत सारे मतलब टूल्स उपलब्ध तो हैं वहाँ पे, लेकिन वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स नहीं है अभी की। तो ये सारे टूल्स जब वहाँ पर आएंगे तब आप उसमें ये एडिटिंग वगैरह कर पाएंगे। तो एडवांस प्रोडक्टिविटी के लिए अभी मैं कहूँगा ये टूल अच्छा नहीं है, लेकिन बेसिक यूसेज के लिए 100% चलेगा और ये सस्ते विंडोज़ लैपटॉप से अच्छा चलेगा। तो ये मतलब थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें थी। अब मैं एक दो और पॉइंट आपको बता देता हूँ, फिर आपके सवालों की तरफ जाऊँगा। अभी iPad की तरफ आप अगर देख रहे हैं, ध्यान रखिए नंबर 1 चीज़ की इसमें वायर्ड कनेक्शन किसी भी चीज़ का करना, यानी मैं बेसिक iPad की बात कर रहा हूँ, iPad 8 जनरेशन जो अंडर 30,000 रुपीज़ उपलब्ध है। तो इसमें वायर्ड कनेक्शन अगर आप करना चाहते हैं कुछ भी तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। सिंगल पोर्ट दिया है इसमें, तो अगर आपके लैपटॉप में आप सोच रहे हैं मैं पेन ड्राइव कनेक्ट कर दूं कभी भी, तो USB टाइप ए का पोर्ट होता है लैपटॉप में। सस्ते लैपटॉप में नहीं में भी, लेकिन 50,000 के आसपास लैपटॉप्स में आने लग गया USB टाइप C का पोर्ट भी, वो भी आप पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करना चाहते हो उसमें, तो वो यहाँ पर नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि स्टोरेज भी यहाँ पे लिमिटेड होती है बेस वेरिएंट में। तो अभी iPad के बेस वेरिएंट में 32 GB स्टोरेज है, आप 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा खर्च कर लेंगे तो 128 GB मिल जाएगी। 128 GB मेरे ख्याल से काफ़ी होगी ज़्यादातर लोगों के लिए, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा iPad के यूज़ केस में। लेकिन डेफिनेटली ये कहूँगा कि बेस वेरिएंट की स्टोरेज कम है, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। iPad में स्टोरेज एक्सपेंडेबल नहीं है, आपको क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन आज की डेट में ज़्यादातर लोग के पास में गूगल ड्राइव तो होता ही है, या फिर कोई और क्लाउड स्टोरेज होता है, इसमें 10-15 GB एक्स्ट्रा मिल जाते हैं उनको। तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी बेसिक यूज़ केस में। एडवांस यूज़ केस में अगर आप सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा डाउनलोड वगैरह करने हैं तो फिर 128 GB वाला iPad आपके लिए सही रहेगा। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे चलो मैं मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करके देखता हूँ, गाने वगैरह डाउनलोड करके सुनता हूँ, तो उसका मैं क्या करूँ। डाउनलोड्स आजकल काफ़ी सपोर्टेड है अच्छे से, एप्पल में फाइल्स ऐप में डाउनलोड सारे आ जाते हैं और उनको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और ऐप में। सो फॉर एग्जाम्पल आपने इंटरनेट से डाउनलोड कर ली कोई मूवी, ठीक है, समझ लीजिए कोई फ्री मूवी है, कॉपीराइट फ्री मूवी है, इलीगल चीज़ है बिल्कुल मत करना प्लीज़। तो कॉपीराइट फ्री मूवी आपने कहीं से डाउनलोड कर ली, पुरानी वाली क्लासिक कोई मूवी मिली आपको, और फिर उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं VLC प्लेयर जैसे ऐप में iPad पर, आसानी से हो जाती है। उसके बाद में VLC के अंदर स्टोर रहता है, फिर कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं वहाँ पे। तो इस तरह से डाउनलोड्स के यूज़ केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपके लैपटॉप में ईथरनेट का पोर्ट है और आप सोच रहे हैं कि मैं लैन केबल लगा के वायर्ड इंटरनेट इस्तेमाल करूँगा, वो iPad में नहीं हो पाएगा। उसी तरह से SD कार्ड रीडर वगैरह यहाँ पर नहीं है। ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको एक अलग से एक्सेसरी खरीदनी पड़ेगी जो बेसिकली लाइटनिंग पोर्ट में कनेक्ट होती है और अलग से रहती है, और जब चार्ज करना है तो उससे निकालना पड़ेगा। तो इन लिमिटेशंस का ध्यान रखिए आप। लेकिन उसके अलावा मैं कहूँगा कि iPad बहुत ही कैपेबल डिवाइस है। अगर आप अपना वर्कफ्लो थोड़ा चेंज कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत मैं एडजस्ट कर लूँगा iPad को यूज़ करने के लिए, तो फिर बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है ये। मतलब मैंने यूज़ करके देखा है पर्सनली फॉर प्रोडक्टिविटी। अभी भी मैं ये कहूँगा कि लैपटॉप जितना सीमलेस नहीं है, थोड़ा अपने आप को चेंज करना पड़ता है इसे यूज़ करने के लिए। लेकिन जो बजट में लैपटॉप्स मिलते हैं 30,000 के नीचे, उसके हिसाब से आप पावर देखिए उसमें और लॉन्ग टर्म सपोर्ट देखिए। iPad में 5-6-7 साल तक भी कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते हैं, तो इसीलिए मैं कहूँगा बहुत लोगों के लिए अच्छा विकल्प रहेगा। तो ये रही बेसिक बात। लेकिन अब बढ़ते हैं आपके सवालों की तरफ, क्योंकि ये शो मेनली आपके सवालों के लिए होता है। आपके सवालों पे डिटेल में जवाब नहीं दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सवाल आया है शैलेंद्र भटेवरा जी का। इनका कहना है कि मैं आपका चैनल हमेशा देखता हूँ और मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। मैं एंड्रॉयड से आईफोन की ओर जाना चाहता हूँ, बट मैं कौन सा आईफोन खरीदूँ ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। कोई एक आईफोन सजेस्ट कर दीजिए जो मेरे लिए किफ़ायती और बेस्ट हो। बात ये ज़रूर देखना कि मैंने आज तक आईफोन यूज़ नहीं किया है। शैलेंद्र जी, आपके पास दो विकल्प हैं। किफ़ायती मतलब कितना किफ़ायती, इस पर काफ़ी मतलब गेम चलेगा, क्योंकि क्या है ना, अगर आप मुझे बजट नहीं बताएंगे तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। अभी देखिए, कुछ लोगों के लिए 50,000 किफ़ायती होगा, कुछ लोगों के लिए 30,000 किफ़ायती होगा, कुछ लोगों के लिए 10,000 किफ़ायती होगा। तो आप एक बार मुझे अगले एपिसोड के कमेंट में मतलब ये हमारे कम्युनिटी पोस्ट में कमेंट कर दीजिए कितना बजट है, फिर मैं एग्जैक्ट रिकमेंडेशन दूंगा आपको। लेकिन आज की डेट में आपके लिए मैं दो सजेशन दे सकता हूँ। एक है iPhone SE 2020, जिसमें बस एक प्रॉब्लम है कि उसका दो एक्चुअली डिज़ाइन पुराना है, थोड़ा iPhone 7 की तरह दिखता है और उसकी बैटरी लाइफ कमज़ोर है।
मतलब उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी एंड्रॉयड फ़ोन्स में मिलती है उसी प्राइस रेंज में, या फिर थोड़े महंगे आईफोन्स में मिलती है। तो आईफोन SE 2020 जो है ये आई थिंक अभी 40,000 के आसपास मिल रहा है मार्केट में, उसका MRP जो है। लेकिन फ्लिपकार्ट के सेल में मैंने अपने पिताजी के लिए लिया था, 26,000 का पड़ा था वो। आई थिंक वो 64 GB वाला वेरिएंट था, बेस वाला। तो वो आप देख लीजिए, अगर आपको सेल में अच्छी डील पे मिलता है तो सबसे बेस्ट वही रहेगा। बैटरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, ये मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। डिज़ाइन थोड़ा पुराना है, वो अगर आपको पसंद नहीं है तो आप किफ़ायती में iPhone XR भी देख सकते हैं। सेल में 35-37 के आसपास काफ़ी बार मैंने देखा है उसको। बहुत ही बढ़िया डिवाइस है, डिस्प्ले भी अच्छा है उसका, बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। तो ये 2 डिवाइसेस आप देख सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं, ये मैं रेकमेंड करूंगा आपको। आईफोन अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ा आप अपना बजट एक्सटेंड कर लीजिए, ताकि आपका आईफोन लंबा चले, एक और एक्स्ट्रा साल चल जाएगा अच्छे से। तो आईफोन 11 आज की डेट में बेस्ट आईफोन है। किसी सेल का इंतजार कीजिए, अंडर 50,000 आ जाएगा वो ज़रूर। दिवाली सेल के टाइम में हमने देखा था कि 48,000 का 64 GB मिल रहा था, और थोड़े क्रेडिट कार्ड ऑफर से एक्सचेंज करने के बाद में वो 40,000 के आसपास भी आपको मिल जाएगा। तो पूरी कोशिश रहेगी कि मतलब आईफोन 11 के डील्स पे ध्यान रखने की आप प्लीज़ रखिए, मेरी रिकमेंडेशन उसी की तरफ रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी अगले सवाल की तरफ। अभिषेक पटेल जी का कहना है कि हेलो प्रणय सर, क्या iOS इकोसिस्टम ना होने के बावजूद iPad लेना सही रहेगा? अभिषेक जी बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पे iPad का कोई ऐसे डिपेंडेंस नहीं है iOS इकोसिस्टम पर। इनफैक्ट मेरे काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने पहले iPad लिया है और उसके बाद में उन्होंने बाकी सारे iOS के प्रोडक्ट्स देखे हैं, या फिर macOS के प्रोडक्ट्स देखे हैं, एप्पल के जितने अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो इकोसिस्टम का उससे कोई कनेक्ट नहीं है। आप iPad लेना चाहते हैं तो बस उसको समझ लीजिए कि कैजुअल डिवाइस है, जिसमें आप गेम खेल सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, और साथ में कॉमिक्स वगैरह पढ़ सकते हैं। कॉमिक्स पढ़ने के लिए बहुत ही बढ़िया डिवाइस है ये वैसे। मैंने काफ़ी सारे कॉमिक्स और ग्राफिक नॉवेल्स इस पर पढ़े हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है उसमें। तो रीडिंग, वेब ब्राउजिंग, गेमिंग, कॉमिक्स पढ़ने के लिए, और साथ में आप देख सकते हैं इसमें मूवीज़ वगैरह। तो इन यूज़ केसेस के लिए आप कैजुअल यूज़ के लिए ले लीजिए iPad। ऐसे कोई मतलब इकोसिस्टम का रिलेशन नहीं है। अगर आपको प्रोडक्टिविटी का करना है उसके बारे में पहले जस्ट 5 मिनट पहले बात कर चुका हूँ, वो भी देख लीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दीपक कुमार जी का सवाल है कि हाय सर, मुझे एप्पल प्रोडक्ट्स में सिर्फ iPad अच्छा लगता है क्योंकि आईफोन से सस्ते होते हैं और ज़्यादा फीचर्स होते हैं इसमें, लैपटॉप का काम करते हैं और चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट देते हैं। अच्छा, लैपटॉप जैसा काम करते और चार्जिंग पोर्ट USB टाइप सी देते। लाइटनिंग बोर्ड बहुत बेकार लगता है, उसमें केबल अलग से कैरी करना पड़ता है, और iMac लैपटॉप विंडोज़ लैपटॉप की तरह ऑलराउंडर नहीं है। चलिए, तो दीपक कुमार जी आपने 2 सवाल पूछे हैं यहाँ पे। एक है कि लाइटनिंग पोर्ट वर्सेस USB टाइप सी पोर्ट का। देखिए अभी iPad में USB टाइप सी पोर्ट धीरे धीरे आ रहे हैं, तो सबसे सस्ते वाले iPad में नहीं है, लेकिन iPad Air में है, लेकिन उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, 50,000 के आसपास है उसका। तो उसमें USB टाइप सी पोर्ट आ चुका है, लेकिन अभी अगले बेस वेरिएंट में भी शायद आ जाए, देखते हैं, अभी इंतजार ही करना पड़ेगा उसका। लेकिन मैं आपके बात से सहमत हूँ, क्योंकि अगर आपको एक एक्स्ट्रा चार्जिंग केबल खरीदनी पड़ेगी तो क्यों मतलब अलग से उस झंझट में पड़े आप। दूसरा आपने यहाँ पे कहा था कि विंडोज़ लैपटॉप की तरह मैक लैपटॉप ऑलराउंडर नहीं है। देखिए अभी ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। विंडोज़ लैपटॉप में कुछ स्पेसिफिक ऐप्स हैं और कुछ स्पेसिफिक गेम्स हैं जो मैक पे नहीं चलते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैंने मैक में मैंने स्विच किया था आई थिंक 4 साल पहले, और अभी तक मेरा वही लैपटॉप चल रहा है जो यहाँ पर है। ये मैकबुक एयर है, पुराना वाला, अभी तक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। 8 GB रैम ही है, इसमें सारा काम तो हो ही जाता है। तो इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ऑलराउंडर नहीं है। 100% ये ऑलराउंडर है। इसमें बस कुछ स्पेसिफिक यूज केसेस में ऐप्स नहीं होंगे तो ठीक से नहीं चलता है, बट अदरवाइज बहुत ही बढ़िया डिवाइस है ये। मैं सबको रेकमेंड करूंगा, स्पेशली अगर आपको काम करना है इस पर, तो गेमिंग वगैरह के लिए बिल्कुल नहीं है ये। दूसरी बात यह है कि आपने जो कहा कि iPad आईफोन से सस्ते होते हैं, जी ये बात सही है। मतलब सस्ते में आई थिंक iPad मिनी है और बेस iPad है, ये दोनों काफ़ी अच्छे डिवाइसेस है, और इसमें प्रोडक्टिविटी वगैरह के यूज़ केस भी आप थोड़ा बहुत मतलब अपने यूज़ केस को थोड़ा चेंज कर लेंगे थोड़ा सा, तो हो जाएगा वो भी। तो डेफिनेटली ये अच्छे डिवाइसेस है। इनफैक्ट काफ़ी लोगों को मैं रेकमेंड करता हूँ कि आईफोन लेने से पहले आप iPad लेके देख लीजिए। ये ऐसा डिवाइस है जो आपके पास में लंबे समय तक रहेगा, 4-5 साल तक रहेगा आराम से, और सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी उसको मिलता है। तो अगर आपको ये पसंद आता है उसके बाद में आप देख लीजिए आपको आईफोन लेना है नहीं लेना है। आप iPad के साथ में एंड्रॉयड फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं, मतलब ऐसा ही है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको हर एक चीज़ एप्पल का ही लेना है। एक डिवाइस एप्पल का रख लीजिए, एक का एंड्रॉयड ले लीजिए, दोनों का मजा लीजिए, क्या प्रॉब्लम है उसमें। आगे बढ़ते हैं अभी। राकेश चौधरी जी जो हमारे रेगुलर व्यूअर है, इनका कहना है कि नमस्ते प्रणय सर, ये बात अच्छी है कि एप्पल ने iPad को सस्ते दाम पर उपलब्ध करा है। iPad लैपटॉप से हल्का होना और लैपटॉप के मुकाबले अच्छी कार्य क्षमता होना, छोटा होना, इसे उपयोग करना, ये सब चीज़ देखे तो iPad लेना अच्छा है, और ये iPad एप्पल का प्रोडक्ट है तो बहुत खुशी की बात बन जाती है। देखिए राकेश जी, अभी आपने जो एडवांटेजेस बता दिए सारे iPad के, सारे सही हैं। पोर्टेबल है, ये बहुत ही अच्छा है, बैटरी लाइफ अच्छी है उसकी, डिस्प्ले भी अच्छा है, और साथ में इसमें काम करना है तो ताकत भी बहुत है।
विंडोज़ लैपटॉप में अंडर 40,000 जो भी प्रोसेसर आपको मिलते हैं सबसे आगे है आईपैड। इनफैक्ट अंडर 60,000 के जितने भी विंडोज़ लैपटॉप्स के प्रोसेसर हैं उससे भी आगे है इन मोस्ट केसेस। ये लेटेस्ट आईपैड 8 जनरेशन की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितना आगे बढ़ चुका है एप्पल अभी। धीरे धीरे आप देख लीजिए कि मतलब एप्पल के प्रोसेसर सिर्फ आईफोन में हुआ करते थे पहले, और वहाँ से अब कहाँ कहाँ आ गए, मतलब इंटेल के प्रोसेसर को ओवरटेक करने लग गए हैं। तो काफ़ी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प रहेगा ये, और एक यूनिक सा डिवाइस है। मैं इनफैक्ट आपके लिए भी यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि बजट का एक डिवाइस ले लें तो सेल में देख लीजिए आईपैड आपको 25,000 के आसपास मिल जाएगा। उतना में ज़्यादा महंगा नहीं है, और ऐसा डिवाइस है जो आप 5 से 8 साल तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं घर पे रख के मूवीज़ वगैरह देखने के लिए। तो फिर मतलब लेने में मुझे ऐसा लगता है कि किफ़ायती ऑप्शन भी है ये। तो देख लीजिए अगर आपके यूज़ केस के लिए सही रहेगा या नहीं। अनुराग गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जो आईपैड और लैपटॉप में आपस से अलग बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आईपैड और लैपटॉप इन दोनों में अंतर क्या है इन टर्म्स ऑफ यूज केसेस, इनका पूछना है। तो देखिए अभी एक चीज़ है कि आईपैड जो है ये मीडिया कंजम्पशन डिवाइस ज़्यादा है। प्रोडक्टिविटी के लिए अगर उसको यूज़ करना है थोड़ा आपकी यूसेज हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पेन ड्राइव वगैरह आपको कनेक्ट करना है उसमें, या फिर SD कार्ड रीडर वगैरह चाहिए आपको, तो ये सारी चीज़ों के लिए थोड़ा आपको मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, और थोड़ा आपको वायरलेस दुनिया में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो काफ़ी हद तक क्या होता है कि ऑफलाइन आप काम कर लेते हैं, बहुत सारा हार्ड ड्राइव से स्टोर करके वगैरह प्ले कर लेते हैं फाइल्स, या फिर सेव कर लेते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी ऑनलाइन या वायरलेस शिफ्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी समझ लीजिए आपके पास में ऐसा हार्ड ड्राइव है, जो आते हैं कुछ मार्केट में वायरलेस वाले हार्ड ड्राइव, आप कनेक्ट कर दीजिए उसको, शुरू कर दीजिए, फिर वो हार्ड ड्राइव एक वाईफाई नेटवर्क बना लेता है, फिर उसमें आप आईपैड से हार्ड ड्राइव पे फाइल्स भेज सकते हैं। उसी तरह से कुछ ऐसे आते हैं प्रोडक्ट्स मार्केट में जो घर पे लोकल स्टोरेज होते हैं लेकिन वायरलेसली उनको आप डेटा भेज सकते हैं। सिमिलरली क्लाउड स्टोरेज भी होता है, तो ऑनलाइन आपको डेटा वगैरह सेव करना पड़ेगा। इस चीज़ की थोड़ी आदत लगानी पड़ेगी अगर आपको एक्स्ट्रा बैकअप वगैरह लेना है तो, अनलेस आप iCloud यूज़ करना चाहते हैं, एप्पल का खुद का सर्विस जो बहुत अच्छा है बैकअप वगैरह के लिए, तो वो भी एक ऑप्शन है आपके पास में। तो ये एक चेंज हो गया। वायर्ड जितनी चीज़ें आप करते थे पहले उसको भूल जाइए थोड़ा। दूसरी चीज़ ये है कि आईपैड में क्या होता है, आप मल्टीटास्किंग वगैरह कर तो सकते हैं लेकिन इंडिविजुअल ऐप के अंदर डेटा सेव होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक फाइल डाउनलोड कर ली और उसके बाद में फिर आप उसको चलाना चाहते हैं अपने विंडोज़ कंप्यूटर पे, तो क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में सिलेक्ट करेंगे जो भी प्लेयर है आपका VLC या जो भी है उसमें फिर प्ले कर देंगे। ये एक मूवी फाइल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। आईपैड में क्या होगा, आप वो फाइल डाउनलोड कर लेंगे, फाइल्स ऐप में आ जाएगी, फिर उसके बाद टैप करिए, शेयर दबाइए, फिर उसके बाद ओपन इन करके ऑप्शन आता है, फिर आप प्लेयर चूज़ कीजिए, तो उस प्लेयर में कॉपी हो जाता है, फिर वहाँ से चलता है वो। ऐसे हर एक प्लेयर के लिए आपको अलग अलग से उसके अंदर कॉपी करके चलाना पड़ेगा, इसलिए ये सैंडबॉक्सिंग कहते हैं इसको। तो ये कॉन्सेप्ट एक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आईपैड का जो है डिस्प्ले वगैरह ज़्यादा अच्छा है, तो फिर मूवीज़ वगैरह देखने के लिए पोर्टेबल भी है, रात में आप आराम से हाथ में रख के से मतलब मूवी देखते देखते सो जाएंगे काफ़ी बार, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है उसका। हल्का भी है ये आईपैड काफ़ी ज़्यादा, तो उसके कारण बहुत लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा ये वाला। और आई थिंक फाइनली ऐप्स वगैरह डाउनलोड करनी है आपको, तो फिर विंडोज़ कंप्यूटर में क्या कहीं से भी डाउनलोड कर लो और चला दो, ऐसा होता है ना। और वायरस वगैरह की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है उसमें। आईपैड में क्या है, ऐप स्टोर सिंगल स्पेस है, वहीं से ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं से नहीं कर सकते, और इसमें वायरस वगैरह की इशू बिल्कुल नहीं आती है। जहाँ तक मैंने यूज़ किया है, जितने आई थिंक मैं 2012 से आईपैड यूज़ कर रहा हूँ, तब से मैंने एक भी बार कोई वायरस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं देखी है। अगर इशू आया तो भी ऐप को फोर्स क्विट करके शुरू कर दो, चल गया, अदरवाइज आईपैड रीस्टार्ट करो, इसके आगे मैंने कुछ नहीं किया है। तो इस तरह से ये अंतर बनता है। होपफुली आपको क्वेश्चन का जवाब पसंद आया, कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी सवाल पूछा है नीरज अग्निहोत्री जी ने। इनका कहना है कि बिल्कुल सर, आजकल आईपैड सस्ता है, 8 जनरेशन बेस्ट फॉर नॉर्मल पीपल एंड नॉर्मल यूजर। मैं WFH कर रहा हूँ, आईपैड से सारी मीटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर लेता हूँ, बेस्ट चीप ऑप्शन इन द मार्केट है। अगर आपको टाइम मिले तो आईपैड का वीडियो रिव्यू बनाइए और पैंडेमिक सिचुएशन में इस आईपैड के यूज़ का वीडियो बनाइए इफ पॉसिबल। देखिए फर्स्ट वीडियो आईपैड का रिव्यू, 8 जनरेशन आईपैड हमारे पास में रिव्यू के लिए नहीं आया, तो अनफॉर्चुनेटली उसका रिव्यू अभी नहीं आ पाएगा। आईपैड एयर आ चुका है रिव्यू के लिए, उसकी टेस्टिंग हो रही है, तो टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, मैं यहाँ पर जरूर लेके आऊँगा उसका वीडियो। चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी वो आ जाए। दूसरी बात ये है कि आईपैड के यूज़ केस का वीडियो मैं सोचूंगा थोड़ा, अगर पॉसिबल है तो कर लूँगा। इतने सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं हमारे पास में कि थोड़े इस टाइप के लॉन्ग टर्म फीचरिश वीडियोस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आपकी रिक्वेस्ट मैंने नोट कर ली है, तो थैंक यू, आपने कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा। और ये भी अच्छा लगा सुन के कि आपको आईपैड से काफ़ी यूज़ हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर सवाल आया है हमारे पास में इन्फिनिटी रुद्र जी से। रुद्र जी का कहना है कि आईपैड मिनी 5 के बारे में बताइए, क्या 2020 में ये लेना चाहिए या आईपैड मिनी 6 के लिए रुकना चाहिए। अब रुद्र जी मेरे हाथ में ये है, ये आईपैड मिनी 5 ही है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ये। इसमें गेमिंग वगैरह मैं करते रहता हूँ, मूवीज़ देखता हूँ, बहुत सारे यूज़ करते रहता हूँ इसका पूरा दिन। बहुत बढ़िया डिवाइस है आज की डेट में। जो आपका सवाल था क्या आप लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए अगर आपका बजट है, आपकी रिक्वायरमेंट है। बेस वेरिएंट में 64 GB स्टोरेज है तो वो भी अच्छी बात है, ले लीजिए, कोई मुझे टेंशन नहीं है। मिनी 6 का अभी कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा किसी को पता नहीं है, तो
तब तक इंतजार करना है। अगर आपको सही लग रहा है ठीक है, आप ध्यान देख रखिए कि मिनी वाले प्रोडक्ट रेंज का शायद अपडेट उतना फ्रीक्वेंटली ना हो जितना आईपैड फुल साइज आईपैड का होते रहता है। तो अगर आपको आज की डेट में लेना है, बिल्कुल भी गलती नहीं कर रहे हैं, आप ले लीजिए, परफेक्ट डिवाइस है एकदम। बस इतना ध्यान रखिए कि इसमें एप्पल के स्मार्ट कीबोर्ड एक्सेसरी का सपोर्ट नहीं है। तो स्मार्ट कीबोर्ड कवर जो 14,000 रुपये का आता है वो इसके साथ में आप कनेक्ट नहीं कर सकते, दूसरे कोई भी ब्लूटूथ कीबोर्ड वगैरह चल जाएंगे यहाँ पर। अदरवाइज आई डोंट थिंक ऐसा कोई मतलब बड़ी प्रॉब्लम है। इसका डिस्प्ले बढ़िया है, प्रोसेसर बढ़िया है, परफॉर्मेंस अच्छी है, बैटरी लाइफ भी अच्छी है। पर्सनली तो मैं रोज यूज़ करता हूँ इसे, मुझे तो बहुत पसंद है डिवाइस, इसलिए मैं आपके लिए भी रिकमेंड करूँगा ये। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास में पूछा है अभी टेकोमेनिया ने, इन्होंने कहा है कि सच है कि आईपैड पावरफुल है पर लैपटॉप की बात अलग होती है। जो ईज ऑफ यूज लैपटॉप में होती है, कीबोर्ड के कंट्रोल्स वगैरह जो लैपटॉप में होते हैं, उससे प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। मेरे हिसाब से टैबलेट कांट रिप्लेस अ लैपटॉप और प्रोडक्टिविटी लैपटॉप में ज़्यादा है। देखिए आपके पॉइंट सही है वैसे, लेकिन अगर आप आईपैड में कीबोर्ड अटैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स वगैरह हैं उसमें जिससे प्रोडक्टिविटी काफ़ी आसान हो जाती है। तो जो शॉर्टकट आपके पास विंडोज़ में है, फॉर एग्जांपल ऑल्ट टैब, वैसे आईपैड में कमांड टैब चलता है। सिमिलरली काफ़ी सारे ऐप्स के अंदर कमांड आप दबा के रखिए, बस कोई भी ऐप खोलिए, कीबोर्ड कनेक्ट करने के बाद में आईपैड में कमांड दबा के रखिए, आपको स्क्रीन पर ही लिस्ट दिखा देंगे कितने सारे शॉर्टकट्स है उसमें। सो बहुत एक्चुअली बढ़ चुका है आगे iOS और काफ़ी प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड बन चुका है। एक ही ऐप के अलग अलग विंडोज़ भी आप खोल सकते हैं, स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं इसमें। तो मैं नहीं कहूँगा कि आईपैड में प्रोडक्टिविटी कम है, बस थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको। अब विंडोज़ में क्या है ना, सब लोग यूज़ करते आ रहे हैं बहुत सालों से, सबको पता है क्या करना है, लेकिन आईपैड में वही सारी चीज़ें थोड़ी सीखनी पड़ती है। तो ये एक चीज़ अगर आप करने को तैयार हैं, थोड़ा बहुत सीखने के लिए, अपना यूज़ केस थोड़ा बहुत मतलब मॉडिफाई करने के लिए आईपैड के लिए, तो 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको आईपैड में मज़ा आएगा। फिर भी मैं ये कहूँगा कि कुछ कुछ यूज़ केसेस, जैसे कि लिए अगर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग वगैरह आपको करनी है तो आईपैड उतना अच्छा नहीं होगा, विंडोज़ लैपटॉप ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए जो यूज़ होता है, बेसिक यूज़ जितना भी है, गेमिंग वगैरह है, मूवीज़ देखना है, वेब ब्राउजिंग करनी है, इन सब चीज़ के लिए आईपैड बहुत ही अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन है। अंडर 30,000 तो बहुत ही बढ़िया डिवाइस है ये। आगे बढ़ते हैं अभी। रणधीर माडलेकर जी का कहना है कि मेरे पास आईफोन 10 आ रहा है तो मैं कौन सा स्मार्ट वॉच लूँ अंडर 30,000, और एयरपॉड्स लूँ या ओप्पो का ट्रू वायरलेस ईयरफोन लूँ 15,000 में। देखिए अगर आपके पास आईफोन 10 आ रहा है, एप्पल वॉच ऐसी लीजिए अंडर 30,000, बाकी किसी को मत देखिए, सबसे बेस्ट स्मार्ट वॉच यही है उसके लिए इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी। और अंडर 30,000 मतलब 29,900 का आई थिंक वो एप्पल वॉच ऐसी 40 मिलीमीटर वाला। उसका 44 मिलीमीटर वाला बड़े स्क्रीन वाला वेरिएंट भी है, वो थोड़ा महंगा है, उससे 32-33 के आसपास है शायद, तो वो भी वर्थ इट रहेगा। लेकिन 40 मिलीमीटर से भी आप नाखुश नहीं रहेंगे, तो आप ले लीजिए आंख बंद करके, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट सवाल, एयरपॉड्स आपका एप्पल का एयरपॉड सेकंड जनरेशन लीजिए, क्योंकि आप अगर आईफोन और एप्पल वॉच ले रहे हैं तो एयरपॉड्स भी ले लीजिए, सीमलेस कनेक्टिविटी होती है सबके बीच में, और 100% मैं उसे रेकमेंड करूंगा। एक बार मैंने क्या किया था, कुछ गाने एप्पल वॉच में ट्रांसफर कर दिए थे जो मेरे पास है यहाँ पे, और अपने एयरपॉड्स को मैंने एप्पल वॉच से कनेक्ट कर दिया, फोन घर पे छोड़ दिया, मैं बाहर भागने चला गया था, कुछ 5 किलोमीटर भाग के आया, आराम से मैं एप्पल वॉच के थ्रू गाने सुनते आ रहा था और अच्छा लगा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था वो। तो इस तरह के काम करने हैं आपको तो ये मतलब तीनों प्रोडक्ट एप्पल के रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं अभी। उज्जवल टंडन जी का कहना है कि सर 5 से 15,000 के बजट की स्मार्ट वॉचेस पर एक वीडियो बनाए, कंफ्यूजन है। उज्जवल जी आजकल इतने स्मार्ट वॉचेस हमारे पास में रिव्यू के लिए आ नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपके वीडियो की रिक्वेस्ट नोट कर ली है, पूरी कोशिश होगी कि इस टाइप का एक बाइंग गाइड टाइप का वीडियो आपके लिए बनाया जाए। अगला सवाल, रोहित अडवाणी जी का कहना है कि प्रणय सर सोनी स्मार्टफोन में कमबैक कर सकता है क्या? रोहित जी अभी मुझे मुश्किल लग रहा है ऑनेस्टली, बिकॉज वो जो स्मार्टफोन ला रहे हैं प्रीमियम एंड पे ला रहे हैं और वो भारत में इतने बिकते नहीं है। वन प्लस जैसे कंपनी ने यहाँ पे मार्केट पे ऐसी पकड़ बना के रख ली है कि सैमसंग एप्पल के सामने उनको आके अपना फोन बेचना थोड़ा मुश्किल लगेगा। बजट सेगमेंट में वो अभी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो मुझे नहीं लगता अभी इमीडिएटली तो इनका कमबैक होगा। करना है तो उन्हें बहुत पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, अब मुझे नहीं पता सोनी कंपनी वो करना चाहती है क्या नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नवल कुमार त्रिपाठी जी का कहना है चर्चा बहुत अच्छी लगती है। नवल जी थैंक यू, आपकी बात सुनकर जेन्युइनली अच्छा लग रहा है। मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी सवाल पूछ लीजिए आप टेक के बारे में, अगली बार आपके सवाल का जवाब देने में मुझे पर्सनली अच्छा लगेगा, क्योंकि इस शो में मैं आप लोगों से बात करने के लिए आता हूँ। डायरेक्ट 1-to-1 जो इंटरेक्शन होता है हमारा, वो कहीं और आपको हमको करने का मौका नहीं मिलता है, इसीलिए आप सवाल जरूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की, कितना भी बेसिक हो, बिल्कुल चिंता ना कीजिए, यहाँ पर कोई जजमेंट करने वाली बात नहीं है। अगर आपको एकदम बेसिक से बेसिक डाउट भी है तो भी मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको क्लियर कर दूं, एडवांस से तो भी ट्राई करूंगा कि मैं एक्सपर्ट्स वगैरह से बात करके वो भी आपका डाउट क्लियर कर दूं जो भी है। तो प्लीज आप सवाल पूछिए, आप देखते हैं शो, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगली बार लेकिन सवाल लेकर जरूर आइए आप, मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी शुभम कपूर जी का कहना है कि मुझे नया आईफोन लेना है, मेरे पास आईफोन 5s है, तो कौन सा सही रहेगा, आईफोन 12 मिनी या आईफोन 11? देखिए शुभम जी, अगर आपको आईफोन 5s के साइज वाला ही फोन चाहिए तो आईफोन 12 मिनी ले लीजिए। उसमें एक ही वीकनेस है मेजर, विच इज बैटरी लाइफ थोड़ी कमजोर है कंपेयर टू अदर आईफोन्स। उसके अलावा परफेक्ट डिवाइस है, बहुत बढ़िया चलता है। आई डोंट थिंक आपको कोई उसमें रिग्रेट होगा लेने के लिए, आपके आईफोन 5s जैसा ही है साइज वाइज भी, और वेट भी ज्यादा नहीं है, तो आपको एकदम मतलब सीमलेस ट्रांजिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि
थोड़ी आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए अभी, या फिर आपको ऐसा फ़ोन चाहिए जो आपके पुराने फ़ोन से दिखने में अलग है, इन द सेंस कि मतलब साइज़ भी बड़ी होगी, उसकी डिस्प्ले भी बड़ी होगी और साथ में बैटरी लाइफ भी बड़ी होगी, ये 3 चीज़ें अगर आपको चाहिए तो iPhone 11 आपके लिए रहेगा। बाकी आप चुन लीजिए, आपको ही पता रहेगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट कौन सा रहेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मेरे साइड से फैक्ट्स क्या हैं इसके बारे में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रणधीर मांडलेकर जी फिर से आ गए। इन्होंने पूछा है कि OnePlus Nord और गूगल पिक्सल में से बेस्ट कैमरा कौन सा है। गूगल पिक्सल 4 है, आंख बंद करके। ऑलराउंडर स्मार्टफोन ओवरऑल नॉर्ड अच्छा है, कैमरा के लिए पिक्सल 4 है। चलिए, अनूप पेडनेकर जी जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, इनका कहना है कि iPad 30,000 रुपीज़ का है, इस प्राइस में अच्छे लैपटॉप भी हैं और iPad के साथ में एक्सेसरीज तो खरीदने पड़ेंगे जो ज़्यादा कॉस्ट करते हैं। वो OS का अलग है, अपग्रेड कर सकते हैं लैपटॉप्स को और कोडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग रीडिंग वगैरह के लिए iPad अच्छा रहेगा। तो इतना मतलब फेयर होगा कि नहीं मुझे पता नहीं 30,000 के प्राइस पे कंपेयर करना। देखिए अनुप जी, पहले कंपैरिजन तो फेयर है क्योंकि प्राइस सिमिलर है तो लोगों को सोचना जरूर चाहिए। अब एक तरफ आपको मिल रहा है, जैसे आपने कहा, कंजम्पशन डिवाइस है जिसको प्रोडक्टिविटी यूज केस के लिए अगर आपको करना है तो थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो दूसरी बात यह है कि प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करने के लिए आपने सही कहा था एकदम कि उसमें एक्सेसरीज आपको खरीदने पड़ेंगे, कीबोर्ड माउस तो लेना पड़ेगा, तो 4-5 हज़ार रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा होगा ही। फिर भी मैं कहूँगा 35,000-40,000 के आसपास प्राइस में भी आई डोंट थिंक विंडोज लैपटॉप्स प्योर परफॉर्मेंस में iPad को बीट कर पाएंगे। बस बात अभी गेम इस चीज़ का है, आपको जो यूज़ कर रहे हैं वो सारे ऐप्स iPad पे है क्या नहीं। अगर है तो 100% iPad इज़ बेटर देन विंडोज़ लैपटॉप्स। और कुछ यूज़ केसेस जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करना है और वही डेली आपका यूज़ होता है उसमें, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा आपको। लेकिन आई थिंक फॉर मोस्ट पीपल इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ द iPad एज अ प्रोडक्टिविटी डिवाइस। आई थिंक कि थोड़ा सा बस अगर लोग नई चीज़ सीखने को तैयार रहेंगे ना तो इट इज़ पॉसिबल। मतलब मैंने पर्सनली यूज़ करके देखा है iPad एज अ प्रोडक्टिविटी डिवाइस एंड ट्रस्ट मी, वो समय लगता है थोड़ा एडजस्ट करने में, लेकिन पॉसिबल है। तो देखिए आई टेल यू कहाँ पे स्ट्रगल करेंगे आप। तो अगर आप राइटिंग वगैरह करते हैं, यानी ब्लॉग पोस्ट वगैरह लिखते हैं या फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट कमेंट वगैरह करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% बढ़िया डिवाइस है। जैसा आपने कहा था, रीडिंग, ड्राइंग, वॉचिंग वीडियोस, इन सारी चीज़ों के लिए बढ़िया डिवाइस है। फिर मेरे जॉब में मतलब वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करना होता है तो उसके लिए तो फ़ोन से हम रिकॉर्ड कर लेते हैं मैक्सिमम टाइम। लेकिन अगर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है जिसके लिए आपको पुराने माइक्स होंगे, माइक्स में USB टाइप A का कनेक्टर होगा, टाइप C नहीं होगा, या फिर ये भी नहीं होगा, लाइटनिंग कनेक्टर नहीं होगा उसमें, तो उसमें दिक्कत आती है रिकॉर्डिंग में। फिर प्रोडक्टिविटी वर्कफ्लो में तो अगर इमेज एडिटिंग वगैरह करनी है, पिक्सेलमेटर फोटो, एफिनिटी फोटो, इन टाइप के ऐप्स को यूज़ करना पड़ेगा। काफ़ी अच्छे चलते हैं, एकदम फुल फ्लेजेड ऐप्स हैं। लेकिन वीडियो एडिटिंग करनी है आपको, ऑडियो एडिटिंग करनी है, तो वो सब चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन आप सोचिए बेसिक लैपटॉप लोग किसके लिए लेते हैं? वेब ब्राउजिंग वगैरह के लिए लेते हैं, पढ़ने वगैरह के लिए लेते हैं। और आप देख लीजिए डेली यूज़ में क्या होता है, मतलब लोग ईमेल चेक करते हैं और फिर सोशल मीडिया पे रहते हैं और साथ में डिवाइस में मूवीज़ वगैरह देख लेते हैं। तो इसके आगे आई डोंट थिंक ज़्यादा यूसेज होता है और उसके लिए बेसिक iPad बहुत ही बढ़िया है। मतलब ओवर पावर्ड डिवाइस है ऑनेस्टली, इसके लिए ज़्यादा लोगों को कंसिडर करना चाहिए इसे। और ये बात तो आपने सही की कि iPad अपग्रेड नहीं कर सकते। बेसिक बजट लैपटॉप्स में आप अभी भी ऑप्शन है, मतलब कुछ लैपटॉप्स में कि आप उसमें रैम अपग्रेड कर सकते हैं, स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हैं थोड़ा लंबा चलाने के लिए। पर ऑनेस्टली iPad का पावर अभी इस लेवल पे आ चुका है कि मुझे नहीं लगता कि 5-6 साल तक तो अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी फॉर बेसिक यूज केसेस। तो इट्स मे बी नॉट द ईजिएस्ट चॉइस, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा ये चुनना इन दोनों में से। बट आई थिंक अभी टाइम आ चुका है, लोगों को कंसिडर करना चाहिए iPad को एज अ सीरियस ऑल्टरनेटिव टू बजट विंडोज लैपटॉप्स। आप बताइए आपकी राय क्या है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। 100% मैं पढ़ता हूँ सारे कमेंट्स, तो आप कमेंट जरूर कीजिए, बताइए मुझे आपको कैसा लगा ये जवाब और आपका क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट है इसके सामने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिंटू गेमिंग, इनका कहना है कि क्या iPad लेना सही होगा गेमिंग के लिए या OnePlus Nord? देखिए अभी आपने टफ सवाल पूछ लिया। क्या आपको एक फ़ोन चाहिए, 100% फ़ोन चाहिए तो गेमिंग के लिए OnePlus Nord ले लीजिए, आप दुखी नहीं होंगे। क्या आप अगर आपके पास ऑलरेडी फ़ोन है जो अच्छा है, आपको एक और डिवाइस चाहिए डेडिकेटेड गेमिंग के लिए, iPad टॉप क्लास डिवाइस है। इसमें अभी PlayStation, Xbox कंट्रोलर का भी सपोर्ट है। तो iPad के साथ में आप एक स्टैंड ले लीजिए, कोई भी बेसिक मतलब कवर जो स्टैंड की तरफ फोल्ड हो जाता है, और उसको आप डेस्क पे प्रॉप कर लीजिए, अपना PS4 कंट्रोलर या Xbox कंट्रोलर कनेक्ट कर लीजिए, उसमें फिर खेलिए। एज लॉन्ग एज जो गेम आप खेल रहे हैं उसमें कंट्रोलर का सपोर्ट है, 100% अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। पर्सनली मैं iPad गेमिंग के डिवाइस के लिए यूज़ करता हूँ यहाँ पे एंड इट्स अ रियली गुड एक्सपीरियंस, तो मैं आपको 100% रेकमेंड करूँगा वो। आगे बढ़ते हैं। अभी चेतन सायुंके जी का कहना है iPad ट्रेडिशनल कंप्यूटर की रिप्लेसमेंट फिलहाल नहीं कर सकता है। x86 ऐप्स का ट्रांजिशन और ओपननेस ऑफ iOS ये दोनों चाहिए, लेकिन iPad का हार्डवेयर बहुत अच्छा है और एप्पल ने एकदम रेडिकल डिसीजन लिया है आर्म आर्किटेक्चर में, तो अब दिल्ली दूर नहीं है। क्या कहेंगे आप? जी चेतन जी, अभी हम तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से एप्पल ने M1 प्रोसेसर वाले मैक मिनी और मैकबुक एयर लॉन्च कर दिए जो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं आपको। इसीलिए मैं ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ अभी कि iPad में भी फ्यूचर है एज अ प्रोडक्टिविटी डिवाइस। x86 ऐप का ट्रांजिशन देखिए, अभी ऑनेस्टली मैं पहले ही कह चुका था कि अगर विंडोज़ के आपके ऐप्स iPad पे नहीं चलते तो आप ट्रांजिशन नहीं कर सकते।
लेकिन मुझे लगता है कि बेसिक यूज केसेस के लिए ज़्यादातर लोगों के लिए iPad इज अ बेटर डिवाइस, क्योंकि ज़्यादातर ऐप्स अवेलेबल हैं या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं काफ़ी अच्छे क्वालिटी के। नेक्स्ट थिंग इज iOS की ओपननेस। अभी हर साल iOS ओपन होते जा रहा है। अभी iOS 14 में आपने देखा ही होगा कि आईफोन में विजेट्स वगैरह आ गए थे, आइकन्स चेंज करने के ऑप्शन भी आ गए। उस तरह से हर साल नई नई चीज़ें आती जा रही है। तो मुझे लगता है इवेंचुअली iOS ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगा कि आप आसानी से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं जितना चाहिए उतना, और वो अच्छी सिक्योरिटी के साथ में भी आपको देगा। शायद उतना लेवल पे कभी ना पहुंच पाए जितना विंडोज़ और एंड्रॉयड आज की डेट में है, लेकिन फिर भी इतना लेवल पे आ जाएगा कि लोगों के लिए कंप्लेन करने का कोई रीज़न नहीं रहेगा। इसीलिए आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस फ्यूचर। मुझे लगता है कि iPads बजट लैपटॉप्स को रिप्लेस कर देंगे इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। और आई थिंक कि जब वैल्यू प्रोपोजिशन आप देखेंगे ऑनेस्टली बजट लैपटॉप्स के पास में वो अभी है नहीं जो iPad आपको दे सकता है इन मैनी वेज। तो कुछ स्पेसिफिक यूज केसेस है जो मैं बार बार हाईलाइट कर चुका हूँ जिसमें अभी भी विंडोज़ लैपटॉप्स आ गए हैं, लेकिन फॉर मोस्ट पीपल आई थिंक iPad इज अ ग्रेट डिवाइस और प्राइसिंग भी इंडिया में बहुत अच्छी है इसकी। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तरुण सागर जी का कहना है कि नमस्ते प्रणय भाई, कैसे हो आप? मैं तो अच्छा हूँ तरुण जी, उम्मीद है कि आप भी अच्छे हैं। iPad का बेहद पावरफुल होना वो एप्पल प्रोडक्ट पर भरोसे के कारण iPad तो उत्साहित करता है, लेकिन iPad के लिए तभी जाऊंगा जब पहले ही एप्पल इकोसिस्टम में हूं, अन्यथा कोई अच्छा लैपटॉप अधिक पसंद करूंगा। तरुण जी देखिए, एप्पल इकोसिस्टम में अगर आपका पहला डिवाइस iPad है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। मेरे कितने सारे दोस्त हैं जिन्होंने पहले iPad लिया, उसके बाद में उन्होंने सोचा चलो मैक ले लेते हैं या फिर हम आईफोन पे आ जाते हैं या फिर कोई और एप्पल डिवाइस ले लेते हैं, लेकिन iPad एज अ फर्स्ट एप्पल इकोसिस्टम डिवाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो दूसरा पार्ट में लिखा है अपने कॉमेंट में कि आप टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहते हैं, जॉब वगैरह करना चाहते हैं, देखिए अभी ऑनेस्टली अभी मार्केट बहुत ख़राब चल रहा है, यहाँ पर ओपनिंग्स वगैरह कम ही होती हैं। तो फिर मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको इस फील्ड में एंट्री करनी है तो फिर आप कोशिश कीजिए, अगर आपको राइटिंग में जाना है तो आप अपना एक ब्लॉग या बना लीजिए, कुछ फ्री में वर्डप्रेस वगैरह में होता है, वहाँ पर आप लिख दीजिए ताकि अच्छे राइटिंग सैम्पल्स हों आपके जो आप दिखा सके लोगों को, ताकि आपको इस फील्ड में आने की मौका मिले। और उसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो फिर, और दूसरी बात यह है कि आप वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करके एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं ताकि लोगों को दिखाने के लिए कुछ मटेरियल रहे आपको कि देखिए हम इस टाइप के काम करते हैं। अगर आपके पास में ओपनिंग है तो प्लीज़ कंसिडर कर लीजिए, यही मेरा आपके लिए मतलब थोड़ा सा एडवाइस रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट के 3 सवाल है। सत्यप्रकाश जी का कहना है कि विलंब के लिए क्षमा, फिर भी उम्मीद ये है कि मेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। शेयर ट्रेडिंग के लिए iPad 8 खरीदना चाहता हूँ, उचित राय दें। सत्यप्रकाश जी, iPad अच्छा डिवाइस है। शेयर ट्रेडिंग स्पेसिफिकली के लिए आप देख लीजिए जो ऐप्स आप यूज़ करते हो iPad पे कंपैटिबल है या नहीं, अच्छे चलते हैं या नहीं, किसी से पूछ लीजिए या फिर कंपनी से डायरेक्ट पूछ लीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर जो वेबसाइट पे आप शेयर ट्रेडिंग कर रहे हो iPad पे ठीक से चल रहे हैं या नहीं, वो भी एक बार पूछ लीजिए अगर किसी के पास iPad है तो। आई थिंक चलना तो चाहिए, ये आज की डेट में तो काफ़ी मॉडर्न हो चुका है iPad। फिर भी आप ये एक चीज़ कंफर्म कर लीजिए, अदरवाइज डिवाइस फैंटास्टिक है, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी, एक्सेप्ट दिस वन प्रॉब्लम जिसे आपको क्लैरिफिकेशन उस कंपनी से लेना पड़ेगा जहाँ पर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं। नहीं तो किसी से पूछ लीजिए जो इस इंडस्ट्री में है या फिर जो शेयर ट्रेडिंग करते हैं और iPad यूज़ करते हैं, तो यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। पर्सनली मैं इतना स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करता, तो आई कांट गिव यू दैट एडवाइस डायरेक्टली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट के 2 सवाल है नितिन ठाकुर जी के। इनका कहना है कि Vivo V20 Pro का फुल रिव्यू कब आ रहा है और Vivo V20 Pro Nord और Google Pixel में से कौन सा बेस्ट फोन है वो बता दो। नितिन जी, अभी Vivo V20 Pro जो है इसका रिव्यू तो पब्लिश हो चुका है, होपफुली आपने देख लिया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। दूसरी बात यह है कि आपने बोला इन तीनों में से कौन सा अच्छा है, तो Google Pixel 4 है। अगर आपको बेस्ट कैमरा चाहिए, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी और अफोर्डेबल डिवाइस चाहिए सबसे, तो OnePlus Nord है, ऑलराउंडर भी बहुत ही बढ़िया है वो। आपको अंडर 30,000 फोन चाहिए और आपको OnePlus Nord नहीं खरीदना है तो Vivo V20 Pro भी बहुत ही अच्छा विकल्प है। ऐसा कोई खराब फोन नहीं है इन तीनों में से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो hindi.gadgets360.com पे जरूर जाइए और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, टेक आपकी जुबान में, कि अगले एपिसोड्स में आप क्या देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।